नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में पंचायत चुनाव टलने की संभावना बढ़ गई है। खबर है कि यूपी में आगे बढ़ सकते हैं पंचायत चुनाव। 6 महीने तक आगे बढ़ाए जा सकते हैं चुनाव। यूपी में 3 स्तरों में पंचायत चुनाव होते हैं। ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। बड़ा राज्य होने के चलते और कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला हो सकता है। ऐसी खबर फिलहाल सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसके पीछे वोटर लिस्ट तैयार नहीं होने का कारण बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल अमित, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मियां होती हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का और जिला पंचायत सदस्य का, जो कि तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाई है कोरोना काल की वजह से। पिछले आप देख रहे हैं कि 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, जिसको लेकर अब जो पंचायती राज विभाग है उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से इस बात की जो तैयारी शुरू की गई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 6 महीने तक ये चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे, ग्राम पंचायत क्षेत्र के हों चाहे जिला पंचायत के। और साथ ही ये भी तैयारी की गई है, या तो प्रधानों या क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक्सटेंशन दिया जाएगा 6 महीने का, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, या फिर जो एडीओ होते हैं, ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उन्हें प्रशासक के तौर पर बनाने का फैसला हो सकता है। क्योंकि 40 दिन पहले जो पंचायत की चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होती है और 26 दिसंबर को ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायतों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। लिहाजा करीब 5 महीने में पूरी प्रक्रिया निर्वाचन की पूरी होती है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। लिहाजा इस वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण होता है, परिसीमन होता है, इसके साथ परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन, इसकी जो प्रक्रिया होती है वो चूंकि अभी नहीं हो पाई है। लिहाजा जो अभी तक खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी सूचना भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से निर्वाचन आयुक्त को, निर्वाचन विभाग को भी भेजी जाएगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन अजीत? देखिए, अभी सरकार ने तैयारी की है। सरकार की तरफ से पूरा प्लान बनाकर जब भेजा जाएगा तब उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसको लेकर जब प्रस्ताव जाएगा तो लगभग ये तय है कि वो अनुमति भी मिल जाएगी सरकार को। और अब ये चुनाव 6 महीने बाद ही होंगे, यानी जो चुनाव दिसंबर में, नवंबर में होने थे, वो अब जाकर अप्रैल और मई के बीच होंगे चुनाव। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है और जिला पंचायत सदस्यों का। तीनों की अलग अलग प्रक्रिया होती है। ग्राम प्रधान जो है वो अलग चुने जाते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, और फिर ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य दोनों मिलकर जो विधान परिषद का चुनाव होता है उसमें वोटिंग करते हैं, और जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है, जिसको लेकर अभी तैयारी नहीं है। लिहाजा सरकार इसको 6 महीने आगे बढ़ा सकती है। ठीक है जीत, आप बने रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए आगे बढ़ाए जा सकते हैं, क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अभी जो माहौल है देश के अंदर में, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट से हम सभी लोग जूझ रहे हैं। अब ये तो मुझे लगता है 1-1.5 महीने के बाद पता चलेगा कि कोरोना की पोजीशन क्या है हमारे उत्तर प्रदेश में, कितने, या संक्रमण ज्यादा फैलता है या कम होता है। अगर संक्रमण ज्यादा नहीं फैलता है, क्योंकि लगता है कि संक्रमण की संख्या ज्यादा नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से सरकार को देखना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेके फिर एक मीटिंग बुला के, सर्वदलीय मीटिंग बुला के बात करके, क्योंकि लोकतंत्र में अच्छा ये होता है कि सरकार कम से कम अपोजिशन को साथ लेके चले। कोरोना काल में भी आप बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, पूछते ही नहीं है, कोई तानाशाही थोड़ी है। आप मिलके काम कीजिए ना, क्योंकि सब लोग मिलके लड़ना चाहते हैं। कोरोना एक ऐसी चीज है जिससे सबको हराना है इसको, कि ये चूंकि जनता के लिए, हम सब किसके लिए, जनता के लिए, तो जनता के भले के लिए तो काम करना है ना। अब जनता के भले के लिए अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो जनता को भी, अपोजिशन को भी साथ में ले लीजिए, उनकी भी राय ले लीजिए, उनके साथ राय मशवरा कर लीजिए, उसके बाद फैसला लें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे संवाददाता जीत ये बता रहे हैं कि निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। आप सत्ता में रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना पर कंट्रोल कर भी लिया जाता है तो इतना समय रहेगा कि प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपोजिशन के साथ बैठ के इस पे राय बना ले। उसमें बुरी तो कोई बात है नहीं। मुझे लगता है कोई भी समाज या कोई भी प्रदेश और देश मिल के चलता है। सरकार और अपोजिशन मिल के सरकार देश को चलाती है। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती और खासियत है। अगर अब ये खूबसूरती खासियत खत्म करेंगे तो फिर जनता का भला कैसे होगा? तो मुझे लगता है जो भी फैसला हो मिलके हो, अच्छी तरह से हो, सब लोग मिलके, क्योंकि सब समझते हैं समाज की समस्या को। ऐसा नहीं है कि सत्ता वाले समझते, अपोजिशन वाले नहीं समझते, अपोजिशन वाले समझते, सत्ता वाले नहीं समझते।
सब मिलकर इसका फैसला करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि फैसले में जनता को भी इन्वॉल्व करे। जनता मतलब सारे अपोजिशन लीडर भी, नेता भी उसमें इन्वॉल्व हों तो फैसला ज्यादा अच्छा होगा। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी से या विपक्ष से सुझाव लिया जाता है तो क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? अरे जब बोलने का ना, जब सिचुएशन होगी उसके हिसाब से सुझाव होगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं वो डिसाइड करेंगे। नहीं भदौरिया जी, जैसे अभी भदौरिया जी, अभी तो जो हालात है उससे तो नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द कोरोना से मुक्ति मिलने वाली है। कहा ना, अभी तो जो बिल्कुल सही बात है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि भाई कोरोना काल चल रहा है, अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार जो भी फैसले ले, सिर्फ पंचायत के क्यों, और भी सरकार फैसले लेती है, कम से कम सरकार जो फैसले ले, अपोजिशन को, भाई आपके अपोजिशन लीडर भी होता है विधानसभा में, तो विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हैं, अपोजिशन लीडर होते हैं और कमेटियां होती हैं। तो आप अपोजिशन लीडर, मुख्यमंत्री और भी नेता आपस में मीटिंग कर लेना, मीटिंग करके फैसला, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भले की बात करनी है। जब उत्तर प्रदेश के भले की बात करनी है तो सबको उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना है। कुछ दिनों तक सत्ता पार्टी को राजनीतिक दल से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं सोचना चाहिए हम फैसला लेंगे हमें फायदा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर चंदौली से, जहां पर फास्ट फूड कॉर्नर में आग लग गई है। चाउमीन बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर लीकेज की वजह से हादसा हुआ है। नियमों की अनदेखी कर यहां पर दुकान चलाई जा रही थी। लॉकडाउन में फास्ट फूड की दुकानें बंद हैं, पूरी तरीके से पाबंदी है। उसके बावजूद यहां पर दुकान खोली गई थी और इस दौरान ये गंभीर हादसा हुआ है। सिलेंडर में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सिलेंडर लीकेज की वजह से यह हादसा बढ़ता चला गया। और शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि नियम कानून की अनदेखी करते हुए दुकान खोली गई थी और इस वजह से यह हादसा यहां पर पेश आया है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार से फास्ट फूड की दुकानों को खोलने पर पाबंदी है, उसके बावजूद यहां पर दुकानदार ने नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए दुकान को खोल रखा था और चाउमीन बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई। आग देखते देखते फैलती चली गई। उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इधर गाजियाबाद में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ होने के चलते आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही पलों में गोदाम जलकर राख हो गया। विजयनगर थाना क्षेत्र की घटना है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। गनीमत रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में दाखिल की गई है जो याचिका, उस पर अब कल सुनवाई होनी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी है इस खबर में? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर। तो इस मामले में 18 मई से बेसिक शिक्षा परिषद में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन तमाम ऐसे अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं जिनका ये तर्क है 1 या 2 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत थे, उनके विकल्प गलत दिए गए थे। अगर वो विकल्प सही कर दिए जाए तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। इसी बात को लेकर सैकड़ों याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर अवकाश है, इसलिए ऑनलाइन ये सारी अर्जियां दी गई थी और सुनवाई के लिए कोर्ट ने इनको स्वीकार कर लिया है। और कल सभी याचिकाओं पर एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इसमें जो मांग की गई है याचियों की ओर से, वो मांग ये की गई है जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है, जो चयन का परिणाम है, उसको रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। तो इसमें सैकड़ों याचिकाएं हैं जिन पर कल सुनवाई होगी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें तय करेगा कि आगे क्या होना है। जी शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने राजनीतिक विरोध के चलते उनको जेल में डाल दिया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार विपक्ष को राजनीतिक भेदभाव के चलते लोगों के बीच काम नहीं करने देना चाहती है। प्रियंका ने भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी अजय कुमार लल्लू के साथ खड़ी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए आवाज उठाता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। उधर अजय कुमार लल्लू को सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब अजय कुमार लल्लू की जमानत पर 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजय कुमार लल्लू को झटका लगा है। सेशन कोर्ट से फिलहाल उनको जमानत नहीं मिली है। अब 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में एक बार फिर से जमानत पर सुनवाई।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पीएल पुनिया ने योगी सरकार पर कोरोना के आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप लगाया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव प्रताप ने। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर अब क्यों आप योगी सरकार से नाराज हो। हमने तो शुद्ध मन से कांग्रेस पार्टी ने सरकार को इस संकट की घड़ी में साथ दिया, समर्थन दिया, लेकिन उल्टा उनके तरफ से क्या जवाब आता है। प्रदेश अध्यक्ष से अजय कुमार लल्लू जी उनको गिरफ्तार करते हैं। एक कोर्ट से जमानत होती है, दूसरी कोर्ट के लिए गिरफ्तारी कर ले जाते हैं। आज 7-8 दिन हो गए हैं, उनके अपने लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको वकील तक को नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये कौन सी द्वेषपूर्ण कार्रवाई है जिसको निभा रहे हैं? क्या किया? दूसरा चीज़, आंकड़ों को लेकर आपको क्या मांग है कि सरकार किस तरह के आंकड़े मांग रहे हैं? आप डेली सरकारी आंकड़ा जारी हो रहा है? देखिए, डेली आंकड़ा जारी हो रहा है, हमको उसी पे सवाल है। योगी जी ने कल स्वयं बयान दिया है कि 25 लाख प्रवासी मजदूर बाहर से अन्य प्रदेशों से आए हैं और उनमें से भी जो बम्बई से आए हैं उनमें से 75% कोरोना संक्रमित है और दिल्ली से आए हैं उसमें 50%, अन्य प्रदेशों से आए हुए 20 से 30% संक्रमित है। और इस तरह से आंकड़ा देखा जाए तो 10 से 12 लाख लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित हैं। भयावह स्थिति है, सनसनीखेज एक सूचना मुख्यमंत्री जी देते हैं, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि इनके अपने आंकड़े 10 लाख 12 लाख नहीं है, इनके अपने आंकड़े कहते हैं कि 6228। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और दिल्ली से मजदूरों को लेकर एक बड़ी खबर है। मजदूरों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को लेकर यह संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने संज्ञान लिया है। मजदूरों की मजबूरी पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के पलायन को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या निजी लैब कोरोना महामारी के दौर में भी धांधली से बाज नहीं आ रहे हैं? क्या कोरोना के सैंपल रिपोर्ट में भी बड़ा खेल हो रहा है? क्या ठीक लोगों को किसी खतरनाक प्लान के जरिए जानबूझकर संक्रमित दिखाया जा रहा है या फिर जांच रिपोर्ट में लापरवाही बरती जा रही है? कोरोना पॉजिटिव का खतरनाक प्लान, लोगों पर लैब की काली नजर, कोरोना काल में ये कैसा गोलमाल। मेरठ से हैरान करने वाली खबर है, जहां एक प्राइवेट लैब सवालों के घेरे में है। मुद्दा इतना गंभीर है कि लोगों का प्राइवेट लैब में जांच तक से विश्वास उठ सकता है। कोरोना काल में ऐसा गोलमाल किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल एक मेरठ में संचालित एक निजी लैब ने जिन 8 लोगों की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव का ठप्पा लगाया था, उसकी पोल 48 घंटे बाद ही खुल गई। सरकारी लैब में इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसका खुलासा होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया और इस लैब का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश तक कर दी गई। पिछले 3 दिन में जो है कुछ प्राइवेट लैब के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी, विदिन 48 आवर्स स्वास्थ्य विभाग ने उनको दोबारा से मेडिकल कॉलेज से जांच कराया था। इनमें 8 में से 6 जो हैं पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव आई हैं। इसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने शासन को और मुझे रिपोर्ट दी थी, जिसको हम लोगों ने शासन को भेज दिया है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब तक इस लैब से 1253 सैंपल की जाँच की गई है। एक जांच के लिए 3500 रुपए चार्ज किए जाते थे, लेकिन इस खुलासे ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिन लोगों की जांच इस लैब में हुई, क्या उनकी जांच रिपोर्ट 100% ठीक थी या फिर उसमें भी बड़ा खेल किया गया है? जिन 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, उन्हें मेरठ के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था, यानी वो कोरोना के पेशेंट्स के साथ ही रह रहे थे। ऐसे में आगे चलकर दोबारा ये संक्रमित हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी सीधे तौर पर लोगों की जान के साथ ऐसी प्राइवेट लैब्स खिलवाड़ कर रही हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। उधर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। इसमें सैंपल किस वक्त और किस जगह से लिया गया है, यह बहुत मायने रखता है।
एक बार आपको ये पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव ही है। अगर वो दोबारा नेगेटिव डिक्लेयर होता है, इसका मतलब है कि दूसरे सैंपल में कोरोना दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा टेस्ट सही है और पहला वाला टेस्ट गलत था। अगर आप फ्रॉड और चीटिंग नहीं कर रहे हो और बिना टेस्ट किए पॉजिटिव लिख रहे हो तो बात अलग है। अगर आप टेस्ट कर रहे हो और टेस्ट में आपको पॉजिटिव दिखाई देता है तो पॉजिटिव है। मलेरिया दिखाई दिया पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, दूसरा सैंपल नेगेटिव आ सकता है। उसी तरीके से दूसरा टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि उस आदमी को कोरोना नहीं है। दूसरा टेस्ट नेगेटिव होने के लिए सैंपल गलत है, सैंपल कहां से लिया है, कितनी देर के बाद लिया है, प्रॉपर सैंपलिंग है कि नहीं है, उस पर वो डिपेंड करेगा। से आ रही है, कैबिनेट मंत्री के घर होम क्वारंटीन का नोटिस चस्पा किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज के आवास पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। सर्कुलर रोड के आवास पर प्रशासन ने यह नोटिस लगाया है। रेड जोन दिल्ली से महाराज के घर आए थे 4 लोग। सतपाल महाराज आवास छोड़कर सरकारी आवास में शिफ्ट हुए हैं। 3 जून तक क्वारंटीन में ही तब्दील रहेगा उनका आवास। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सतपाल महाराज के आवास के बाहर की, जहां पर प्रशासन की तरफ से ये नोटिस चस्पा किया गया है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से आज विमान सेवा सुचारू रूप से संचालित हो गई। आज 3 फ्लाइट ने लखनऊ से उड़ान भरी। कल कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा था, लेकिन आज यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की जांच भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही की गई। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। उधर कानपुर में भी आखिरकार मंगलवार को 60 दिन बाद हवाई सेवा की शुरुआत हो गई। अभी सिर्फ दिल्ली की ही फ्लाइट शुरू हुई हैं, जबकि मुंबई के लिए 31 मई तक सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं, जिससे लोगों में निराशा है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जल्द ही मुंबई की हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अहमदाबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट भी फिलहाल अभी कैंसिल रहेगी। इस वक्त मैं कानपुर के एयरपोर्ट पर हूं, जहां हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली से फ्लाइट ये कानपुर के लिए स्पाइस जेट की आई है और यही फ्लाइट वापस दिल्ली जाती है। कानपुर में 3 फ्लाइट्स का पहले लॉकडाउन से पहले था, जिसमें कानपुर दिल्ली, दिल्ली कानपुर, कानपुर मुंबई, मुंबई कानपुर, कानपुर बैंगलोर, बैंगलोर कानपुर। बैंगलोर कानपुर पहले से ही निरस्त चल रही थी और उसके बाद से अब जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो कई फ्लाइट्स बंद रही। अब जब एक रिलैक्सेशन मिला और फ्लाइट स्टार्ट होने की बात हुई तो अब यात्री फिर चलने लगे, मगर मुंबई के लिए फ्लाइट्स अभी भी निरस्त हैं 31 तारीख के लिए। जिस प्रकार से एयरपोर्ट अथॉरिटीज का कहना है कि महाराष्ट्र स्टेट ने अभी इसकी परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि कानपुर एक औद्योगिक नगरी है। उद्योग से जुड़े लोग व्यापार के सिलसिले में मुंबई से कानपुर और कानपुर से मुंबई के लिए भी टू एंड फ्रो करते हैं, मगर उन व्यापारियों को और खासकर उन लोगों को जो मुंबई जाना चाहते हैं या मुंबई से यहाँ रहते हैं, उन्हें निराशा हाथ लगी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 का। और अब खबर मेरठ से, जहां पर मवाना इलाके में स्टेट बैंक में लूटपाट करने की कोशिश हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने कैशियर से लूटपाट करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते वो कामयाब नहीं हो पाए। वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने बदमाशों को दबोचकर हथियार भी छीन लिया। इसके बाद बदमाश बाइक और हथियार छोड़कर वहां से भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा भी किया, लेकिन पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई। इस घटना में एक सुरक्षाकर्मी को चोट आई है। लॉकडाउन के बीच कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद करने में जुटे हुए हैं। देवरिया में नंगे पैर जा रहे लोगों के लिए समाजसेवियों की एक टोली ने चप्पल मुहैया करवाई। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। यही नहीं, उन्हें मास्क के साथ सैनिटाइजर भी दिया गया। ये लोग जरूरतमंदों को राशन भी देने का काम कर रहे हैं। रूप से चप्पल का इंतजाम किया गया। तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में छोटे बच्चों से लेकर बड़े चप्पलों का वितरण हो चुका है और फिल्टर वाली पानी का वितरण चल रहा है, बिस्कुट चल रहा, मास्क चल रहा है। कोरोना काल में बच्चों के नाम भी यादगार रखे जा रहे हैं। मेरठ में एक दंपत्ति ने अपने जुड़वा बच्चों का नाम सैनिटाइजर और क्वारंटाइन रखा है। इन नामों को जो भी सुन रहा है वो दंपत्ति के फैसले की दाद दे रहा है। मामला मोदीपुरम इलाके के पबरसा गांव का है। दरअसल महामारी के इस दौर में क्वारंटाइन और सैनिटाइजर लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा हो गए हैं। इसी वजह से इस दंपत्ति ने अपने बच्चों का नाम सैनिटाइजर और क्वारंटाइन रखने का फैसला किया। क्योंकि आज के टाइम में अभी तक इसके कोई एंटीडोट नहीं बनाया जैसे बीमारी का, तो इसके लिए केवल 2 ही है। एक तो सैनिटाइज रखना अपने आप को और दूसरा अपने आप को क्वारंटाइन रखना। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।